Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चलो यार स्टार्ट करते हैं सेशन सीधा बिना समय खराब किए। यस सर। सर चलिए, तो पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने जो टॉपिक चालू किया था उसका नाम था डुअलिटी। और डुअलिटी वाले टॉपिक के अंदर पे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जहां पे आपसे मैंने कहा था कि भैया एक कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, एक्स, वाई और जेड, और ये 3 प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी को 3 रॉ मटेरियल चाहिए, ए, बी और सी। अब इसके बाद एक्स बनाने के लिए एक ए चाहिए, 2 बी चाहिए, 2 सी चाहिए। सिमिलरली वाई बनाने के लिए जितना जितना ए बी सी चाहिए, जेड बनाने के लिए जितना जितना ए बी सी दिया हुआ है। थोड़ा सा अपना अपना माइक ऑफ कर लो, है ना। जब मैं कोई क्वेश्चन रेज करूं तभी ऑन कर लिया करो, अदरवाइज क्या होता है कुछ लोग भूल जाते हैं, पीछे से वो मम्मी का, चाची का, दादी का सबका आवाज आता रहता है। ठीक है, सुनो। तो अब बोलता है कि x के पीछे 40 रुपए का प्रॉफिट है, y के 1 यूनिट से 25 का प्रॉफिट है, z से 50 का प्रॉफिट है। बट रिस्ट्रिक्शन दिया है कि रॉ मटेरियल ए बी सी का अवेलेबिलिटी फिक्स है, ए 36, बी 60 और सी 45 यूनिट में ही अवेलेबल है। तो यहां से हम लोगों ने सबसे पहले एक इक्वेशन बनाई अपनी प्रॉफिट की इक्वेशन, और हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया था कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट 40x + 25y + 50z। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया है आपको ये बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी कि ये सारे इक्वेशंस कहां से आए। यस सर। एंड देन व्हाट वी डिड कि भैया सिंपलेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए धड़ाधड़ इटरेशन करके ऑप्टिमल वाले टेबल तक आ गए, फाइनल इटरेशन टेबल पे पहुंच गए। इस इटरेशन टेबल पे आने के बाद ये दिख रहा है, इस इटरेशन टेबल पे आने के बाद ये दिख रहा है कि जो z है और जो x है ये टेबल के अंदर है, पर y जो है ये टेबल के बाहर है, टेबल के अंदर नहीं है भैया, बेसिस कॉलम में नहीं है। तो जो टेबल के अंदर नहीं उसकी वैल्यू 0, और जो टेबल के अंदर उसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी, बी वाले कॉलम में मिलेगी। z बराबर 5 आ गया, x बराबर 20 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अगर बनाना है तो 5z बनाना है, 20x बनाना है, एक भी y बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो 1050 रुपए का प्रॉफिट होगा, जो कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट है। यहां तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात तो आपको समझ में आ गई है, सुनते जाइएगा मेरी बात को। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपसे कहा था कि हर प्राइमल प्रॉब्लम का एक डुअल प्रॉब्लम होता है। कैसे Yes, करते हैं डुअल प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट, मैंने ये भी आपको सिखा दिया था। हम लोगों ने एक क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को क्लास में बनाया है, और यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि कैसे प्राइमल का डुअल लिखा जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर किसी प्राइमल प्रॉब्लम को आप सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर देते हैं तो उस प्रॉब्लम का जो डुअल प्रॉब्लम होता है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। तो आइए चलिए, सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि जो हमारी ये प्राइमल प्रॉब्लम है, ये जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है, इसका पहले डुअल लिख लेते हैं। डुअल लिखने के लिए क्या करना था,
ये मैक्सिमाइज है, प्रॉफिट है, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। यस सर। इसके अलावा मैं इक्वेशन लिखूंगा प्रॉफिट फंक्शन की, W बराबर राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स को यूज करूंगा, 36y1 प्लस 60y2 45y3। इसके बाद लिखूंगा कंस्ट्रेंट्स सब्जेक्टेड टू क्या, देखो क्या माइक छोड़ दिया, बड़ा बड़ा मुंह फाड़ रहा है बेसरा। सुनो, सब्जेक्ट टू क्या लिखूंगा, y1 प्लस 2y2 y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। मैक्सिमाइजेशन में सारा लेस देन इक्वल टू और मिनिमाइजेशन में सारा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं भैया, और कुछ नहीं कर रहा हूं। ये y1 ले लिया, ये y2 ले लिया, ये y3 ले लिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया, और इसका जो राइट हैंड साइड कोफिशिएंट है उसको यहां डाल देता हूं 40। सिमिलरली आई कैन राइट 2y1 प्लस y2 5y3 greater than equal to 25, and at the last I can write y1 plus 4y2 y2 plus y3 greater than equal to 50, और आखिरी में अपना ब्रह्मास्त्र y1 y2 y3 all greater than equal to 0। समझना भैया, मेरी बात को समझना, तुम लोग बस समझ गए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। सुनो सर, 40 25 50 एक्स वाई जेड के पीछे के एक एक यूनिट का प्रॉफिट है। एक्स रिप्रेजेंट्स की मैं कितना एक्स बनाऊंगा, वाई रिप्रेजेंट्स की मैं कितना वाई बनाऊंगा, जेड रिप्रेजेंट्स की मैं कितना जेड बनाऊंगा। अब मैंने एक इक्वेशन लिखी है यहां पे, x प्लस 2y प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 36। आपको इस इक्वेशन का भी मतलब पता है, क्यों पता है? पता है क्योंकि आप लोगों ने एक प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, फॉर्मुलेट का काम करना किया है, तो आपको पता है कि यार ये एक्स वाई जेड क्या है, 36 क्या है। आपको मालूम है कि टोटल 36 यूनिट ही ए है, एक एक्स के लिए एक ए, एक वाई के लिए दो ए, एक जेड के लिए एक ए। तो कितना भी एक्स वाई जेड का तमाशा दिखाऊंगा, 36 से ऊपर तो नहीं हो सकता। Yes, sir. बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज क्योंकि आपको पता था कि आपकी लीनियर प्रॉब्लम कौन सी है, आपकी लीनियर प्रॉब्लम क्या है, आपकी लीनियर प्रॉब्लम में किस बात का, किस वैल्यू का क्या महत्व है, आप ये जानते थे, करके आपने ये इक्वेशन लिख दी है। बट अब जो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिखी है, जो कि इस प्राइमल का डुअल है, और ये डुअल के वेरिएबल्स हैं, सुन लो, तो यहाँ तो यार मैंने प्रॉब्लम लिख दिया है, इक्वेशन लिख दिया है, लेकिन तुम लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इस इक्वेशन जो है ये किस प्रॉब्लम की इक्वेशन है, उस प्रॉब्लम का वजूद क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो सुनते चलिएगा। सर ये y1 y2 y3 क्या बता रहे थे? अरे रुक तो पगले, बताता हूँ, वही तेरे को बताना है, सुनना मेरी बात को बस। एक सेकंड। हाँ, अब सुनना मेरी बात को। तो आपको अभी ये तो पता नहीं कि y1 y2 y3 क्या है, अभी आप ये नहीं जानते कि y1 y2 y3 क्या है। सुनो मेरी बात सर पता चल गया सर। लेकिन आप ये जानते हो कि 36 क्या है, आप ये जानते हो कि 40 क्या है, आप जानते हो कि 60 क्या है, 25 क्या है, यू नो ऑल दिस। तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा है 36 y1 60 y2 45 y3 सो, तो आप मेरे को बताओ कि उसके बेसिस पे
ये y1 y2 y3 क्या हो सकता है? सर प्रॉफिट हो सकता है सर। अबे यार, प्रॉफिट होता तो मिनिमाइज करता मैं प्रॉफिट को। सर मतलब एक यूनिट है ना, मतलब एक यूनिट है, सर तो यूनिट उसकी प्राइस हो सकती है Y1 और रॉ Y2। मटेरियल ए बी सी के एक यूनिट का प्राइस। हाँ, Y1 A का और Y2 B का, Y3 C का, ऐसे। देखो दिशा तो तुम सही पकड़े हो बेटा, पर बात गलत बोल गए हो। दिशा तो तुम सही पकड़े हो लेकिन बात गलत बोल गए हो। थोड़ा सा और अपना दिमाग पे जोर डालो। बोलो 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 बोलो। अभी समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है? तो समझाने जा रहा हूँ, बहुत तरीके की बात है एकदम। मतलब जब मार्केट में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं अपन, ऐसे? अरे नहीं यार, मार्केट में बेच के तो मार्केट में तुम एक्स वाई जेड बेच रहे हो, जिस पे 40 25 50 का प्रॉफिट कमा रहे हो। y1 y2 y3 क्या? सुन बे, ध्यान से सुन। सबसे पहले बात सुनना, 36 है क्या? 36 क्या है बे? 36 अवेलेबिलिटी सर, एक ही। एबिलिटी सर एक ही। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ए। यस सर। 60 मतलब टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बी। 45 मतलब टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल सी। तो 36 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 60 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा? 45 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा? जिस चीज को मिनिमाइज कर रहा हूं। टोटल क्वांटिटी ऑफ ए को किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिसको मिनिमाइज करके बड़ा हीरो बनूंगा? सर उसकी प्राइस को सर। सुनो मेरी बात ध्यान से। नहीं सर, जो बेच क्या, हाँ, प्राइस को मिनिमाइज। सुनो ना, सुनो मेरी बात, सुनना मेरी बात। मान लो, मान लो, ऐसा मान लो कि कैसे समझाऊं? मान लो कि ये मोबाइल फोन है, ठीक है? मान लो ये मोबाइल फोन है। अब ये जो मोबाइल फोन है, इसकी मार्केट वैल्यू मान लो 20,000 रुपए है, 20,000 रुपीज। 20,000 रुपए इसका एमआरपी है। अब मान लो कि किसी ने ये मोबाइल फोन खरीद लिया, तो उसको पता है कि इस मोबाइल का जो वर्थ है, जो कीमत है, वो आज की डेट में 20,000 रुपए है। लेकिन मान लो किसी वजह से इस मोबाइल के खरीदार को कोई एक ऐसा ग्राहक मिल जाए जो उससे ये मोबाइल 25,000 में खरीदने को तैयार है। सब मानने वाली बात है, ठीक है? सिर्फ मानना है, मतलब इसे बोलते हैं ना, भगवान में मान लो ऐसा। सुनना मेरी बात को। तो ये मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन का जो ग्राहक है जिसने इसको 20,000 में खरीदा है, उसको कहीं से कोई आदमी मिल गया जो कह रहा है यार मेरे को ये वाला फोन दे दो, एकदम लाल कलर वाला फोन मेरे को चाहिए, मार्केट में नहीं मिल रहा है, मैं तुमको 25,000 दूंगा। सुनते चलना मेरी बात। तो आपको पता है कि यार अगर आपको ये फोन 20 में पड़ा, आपने 25 में इसको बेचा, तो 5,000 रुपया तो आप तो सीधा एकदम धट से कमा रहे हो बे। तो अगर कहीं पर मार्केट में तुमको ये फोन दिखेगा, दुकानदार बोलेगा 20,000, तो तुमको तो पता है ना कि ये फोन की कीमत तुम्हारे लिए क्या है? 25,000 बे, 25,000। 5,000 प्रॉफिट। यस सर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। नहीं सर, एक बार। दुकानदार अभी ये बात नहीं जानता कि तुम बहुत शाणे हो और तुमको 25,000 वाला ग्राहक मिल चुका है जिसको तुम धड़ाधड़ 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 फोन देते जाओगे, तो 20,000 का माल वो 25,000 में खरीदने को तैयार है। सिर्फ मानने को कह रहा हूं, ठीक है ना? सुनो मेरी बात। तो तुमको क्या समझ में आया? तुमको समझ में आया कि भले ही इस प्रोडक्ट की एमआरपी 20,000 है, भले ही दुनिया के लिए ये 20,000 का होगा, लेकिन मैंने अपना गणित बिठा दिया है।
मैंने अपना जुगाड़ बैठा दिया है, मेरे लिए तो भैया इसकी कीमत जो है 5,000 रुपया है। कोई आदमी मेरे को ये फोन देगा तो मेरे को मालूम है कि सामने टेबल पे मेरे 5,000 की गड्डी आके रख जाएगी, क्योंकि फोन तो 20,000 में ले लूंगा, 20,000 में नहीं 25,000 में बेचूंगा, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा बना लूंगा। समझना मेरी बात? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरे को मालूम है कि x के एक यूनिट के पीछे का प्रॉफिट 40 रुपए है। मेरे को मालूम है कि x के एक यूनिट के पीछे का प्रॉफिट 40 रुपए है, और x को बनाने के लिए एक a चाहिए, दो b चाहिए, दो c चाहिए। x को बनाने के लिए एक a, दो b, दो c चाहिए। हो सकता है कि a के एक यूनिट का कीमत 100 करोड़ रुपया हो सकता है कि B के भी एक यूनिट का कीमत 100 करोड़ हो, C के भी एक यूनिट का कीमत 100 करोड़ हो, और अगर X बनाना है तो A के दो B दो C चाहिए। 100 करोड़ जोड़ता हूं तो 500 करोड़ रुपए का X का तो क्या हो जाता है, कीमत हो जाता है। लेकिन मेरे को वो सब नहीं समझता भैया, अपने को मालूम है कि हाँ X को अगर बेच दूंगा, भले ही X 500 करोड़ का क्यों ना हो, मेरे को तो 500 करोड़ और 40 रुपए मिल जाएंगे। मतलब मेरे को मालूम इतना है कि X अगर एक यूनिट है तो 40 रुपए की कमाई है। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास एक A, दो B, दो C है, अगर मेरे पास एक ए, दो बी, दो सी है, तो दुनिया के लिए इसकी कीमत होगी 500 करोड़। बेटा मेरे लिए तो 500 करोड़ और 40 रुपए है, क्योंकि मैं तो तीनों को जोड़ के सही रेशियो में एक्स बना लूंगा और उसको 5 करोड़ 40 रुपए में बेचूंगा, 40 रुपए का मुनाफा कमा लूंगा। अरे बोलो यार। हाँ हाँ सर, ये तो आ गया, नहीं आ रहा ना? आ गया। आ गया। So guys, what I am trying to explain here is कि अगर मेरे पास एक ए, दो बी, दो सी है, तो मेरे लिए उसका वर्थ 40 रुपए है। दिस इज नॉट द यूनिट प्राइस। Y1, Y2, Y3 यूनिट प्राइस नहीं है एबीसी का। एबीसी का यूनिट प्राइस 100 करोड़ हो सकता है। मेरे लिए जो रॉ मटेरियल ए है, बी है, सी है, उसके एक यूनिट के पीछे से मेरा कितना मुनाफा हो सकता है, वो मेरे लिए उसके एक यूनिट का वर्थ है, एक यूनिट की वैल्यू है। और मुझे पता है कि अगर मेरे पास ए बी सी इस पर्टिकुलर रेशियो में है, तो दुनिया तो इसको 500 करोड़ में बेचेगी, मैं तो 500 करोड़ 40 रुपए में बेचूंगा। So the worth of ABC for me, the worth of ABC for me is 40 rupees in a ratio 1:2:2. सिमिलरली अगर ABC मेरे पास ये रेशियो में है, तो दुनिया भाड़ में गई, मैं तो 25 रुपए देखूंगा, मेरे को तो 25 रुपए मुनाफा नजर आएगा। इस रेशियो में है तो मैं तो 50 रुपए देखूंगा, मेरे को 50 रुपए मुनाफा नजर आएगा। तो बेटा Y1, Y2, Y3 क्या है? रॉ मटेरियल ए, बी और सी के एक एक यूनिट का वर्थ है। 1 यूनिट वर्थ, 1 यूनिट वैल्यू। सुनना मेरी बात। अगर 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 मैं आपको एक ए, दो बी, दो सी, आपके पास एक ए रखा है, दो बी, दो सी रखा है, मैं कहूंगा भैया मार्केट में तो एक ए, दो बी, दो सी जो है वो टोटल 100 रुपए में मिल जा रहा है। मैं बोलूंगा मार्केट में 100 रुपए में मिल रहा है, मेरे पास खत्म हो गया है, आप मेरे को दे दो।
एक ए दे दो, 2 बी दे दो, 2 सी दे दो, 100 रुपए मेरे से ले लो आप बोलेंगे ठेंगा, 140 रुपए में लेना है तो ले, वरना निकल, क्योंकि 100 रुपए अगर मार्केट रेट है तो बेटा एक ए 2 बी 2 सी से तो एक्स बना के 40 रुपए में कमा के मैं बेच दूंगा। नहीं समझे क्या? ये नहीं समझ आया सर अभी। अरे यार मैं कह रहा हूं एक ए 2 बी 2 सी, 1 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, 1 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर की मार्केट में कुल कीमत 100 रुपए है। मार्केट में कुल कीमत 100 रुपया है, पर तुमको पता है ना बे कि 1 किलो आलू, 2 किलो प्याज और 2 किलो टमाटर तुमको मिल जाएगा, तो लबालब चटाकेदार सब्जी बना दोगे और मार्केट में उसको बेच दोगे और 100 का 140 कर लोगे। तो तुमसे कोई आके बोलेगा कि मेरे को 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज दे दे, 100 रुपए दे देता हूँ, मार्केट रेट 100 रुपया है, तुम कहोगे ठेंगा बे, 140 दो, 140 दो, क्योंकि 40 रुपए तो तुम ऐसे ही कमा रहे थे यार। यस सर। आप समझ में आई मेरी बात? तो ये जो 40 रुपए का अंतर है, जो 40 रुपए का अंतर है समाज में, जो आलू टमाटर प्याज का रेट है और तुम्हारे लिए जो आलू टमाटर प्याज का रेट है, जो उसमें 40 रुपए का अंतर है, उसमें से कुछ हिस्सा ए से आया है, कुछ बी से आया है, कुछ सी से आया है, और वही ए बी सी से जो हिस्सा आया है पर यूनिट पे अगर निकालोगे तो वही पर यूनिट का हिस्सा है y1 y2 y3, यानी कि 40 रुपए ए के 2b 2c से जो टोटल क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, उसमें से कितना y1 है, कितना y2 है, कितना y3 है, वही ए बी सी के एक एक यूनिट का वैल्यू है तुम्हारे लिए। बोलो मेरी बात अब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। चलो, तो 36 y1, 60 y2, 45 y3, टोटल एक 36 है, बी 60 है, सी 45 है। अगर इसके यूनिट वर्थ से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो भी यूनिट वर्थ है, जो भी यूनिट वर्थ है, जब बेटा उसको मिनिमाइज करूंगा, जब उसको मिनिमाइज करूंगा, तभी तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन, वो मेरे को आसानी से अचीव हो पाएगा ना। जब मैं अपना वर्थ मिनिमाइज करूंगा, तभी तो जाके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूंगा। बात समझिएगा, बात समझिएगा। अगर मेरे को पता है कि 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज मार्केट में 100 रुपए का है, मैं अगर सब्जी का दाम 500 रुपए कर दूंगा तो बेचना मुश्किल पड़ जाएगा। जब तक यूनिट वर्थ की वैल्यू, जो आपने प्रॉफिट सोच रखा है, उसको मार्जिन्स को कम नहीं करोगे, सेल्स नहीं बढ़ाओगे, तब तक प्रॉफिट्स को अचीव करना आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। So the objective here was to maximize profit, but the objective here is to minimize the worth of raw material. चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। सर अगर उतने में बेच के क्या सर 100 का लेके 140 में बेच दिया तो उससे तो प्रॉफिट ही है ना, उसको मिनिमाइज करेंगे तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा। 140 में बेच दिया पगले, उसके लिए तेरे को एक्स बनाना पड़ेगा। हाँ उसके लिए तेरे को एक्स बनाना पड़ेगा। अभी तो तू सपना देखा है कि 100 का 140 करूंगा, खरीदने वाले भी तो होने चाहिए ना सर। खरीदने वाले भी तो होने चाहिए। अबे तुम सपना देख लो 100, 140 में तुम सपना देख लो 100 का 400 करोगे, वर्थ बढ़ाते चले जाओ, लेकिन बेटा जब तक उस वर्थ को नीचे नहीं लाओगे, सपने को धरती पे नहीं लाओगे, तब तक हकीकत नहीं बनेगा। समझे ना? ये समझा रहा था। अब देखो आगे सुनो मेरी बात फटाफट फटाफट। हम लोगों ने जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है, ये वाला जो हमारा प्राइमल प्रॉब्लम था, उसके मुताबिक 1050 रुपया मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट है। और और काम की बात, पते की बात, एक भी वाई नहीं बनाना है, 5z बनाना है, 20x बनाना है। लेट मी जस्ट राइट दिस, y0 x20 z5, देखते चलना।
अगर मैंने 20x बनाया 20x बनाया, ए बी सी का रेशियो इसमें 1:2:2 है और इसमें z में 1:4:1। अगर मैंने 20x बनाया मतलब 20a 40b 40c कंज्यूम कर लिया। अगर मैंने 5z बनाया मतलब 5a 20b 5c कंज्यूम कर लिया। अगर टोटल करूं तो मतलब मैंने 25a 60b 45c कंज्यूम कर दिया। 25 से 60b 45c। अबे मेरे पास b 60 ही था, c 45 ही था। b 60 था, c 45 था, a कितना था? 36। 25 कंज्यूम किया। 36 में यूज कितना हुआ? 25 11 बचा। मतलब a मेरे पास अभी 11 बचा हुआ है। a मेरे पास अभी 11 बचा हुआ है। सुनो, a मेरे पास अभी 11 बचा हुआ है। अब मेरे पास a बचा हुआ है। जब तक मेरे पास 11a बचा हुआ है, देखो दिखाता हूं एक चीज तुमको, मैजिक। ये देखो S1 है ना, S1। ये S1 जो है, ये कौन से इटरेशन से आया है? पहले वाले कंस्ट्रेंट से आया है? अरे आया है, बोलो ना। यस सर। आया है ना? समझना मेरी बात को। ये जो पहला वाला कंस्ट्रेंट है, इसमें ये 36 असल में है क्या बेटा? नंबर ऑफ ए। एबिलिटी से जितने अवेलेबल है। सुनो बे, सुनो सुनो। तो S1 वहीं से आया है और ये क्या दिख रहा है? 11। मतलब क्या है पता है? जितना a यूज नहीं हुआ वो सारा का सारा a चला किसको गया? कौन से वेरिएबल को? स्लैक वेरिएबल। मैंने कहा था स्लैक वेरिएबल का सिग्निफिकेंस होता है, बताऊंगा। तो स्लैक वेरिएबल का एक और नाम है शैडो वेरिएबल। अपने आप इसने शो कर दिया कि रॉ मटेरियल ए जो है उसका 11 यूनिट मैंने यूज कर लिया है, मैंने अपने आप को दे लिया है। बैकग्राउंड में इसने अपना खेल दिखाया है। अभी और समझेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। अब 11a बचा हुआ है। 11a का मतलब मान लो कि a क्या था? a था आलू। a था आलू। 11 किलो आलू बचा हुआ है। अब तुमको सब्जी बनाना तो आता है। 11 आलू है, किलो आलू बचा हुआ है। तुमको पता है कि 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज मिल जाएगा तो गटाक से मिला के सब्जी बना दूंगा और एकदम मतलब सब्जी बेच के 40 रुपए कमा लूंगा। लेकिन सिर्फ आलू से क्या करना है ये तुमको नहीं पता। सिर्फ आलू से क्या करना है तुमको नहीं पता। तुम्हारे लिए तो आलू की कीमत, अकेले आलू की कीमत कह रहा हूं, याद रखना। 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज की कीमत तुम्हारे लिए समाज से 40 रुपए ज्यादा थी। लेकिन अकेले सिर्फ आलू की बात करूंगा तो आलू अकेले तुम्हारे लिए भी कोई हैसियत नहीं रखता। जितना उसकी कीमत समाज के लिए है उतनी ही कीमत तुम्हारे लिए भी है। अरे बोलो ना यार। ये तो अबे तुमको तो सिर्फ सब्जी बनाना आता है, आलू टमाटर प्याज का। अकेले आलू का तुम कुछ नहीं करना जानते। समझो मेरी बात को। तो आलू टमाटर प्याज की सब्जी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, जमाने के लिए वो 100 रुपए की हो सकती है, तुम्हारे लिए 140 रुपए की है। क्योंकि तुमको पता है कि 40 रुपया तो तुम, मैं रट से नहीं निकालूंगा, रट से निकाल दूंगा। लेकिन सिर्फ आलू अगर मिल गया तो आलू जो है अगर मार्केट में 50 रुपए बिक रहा है तो तुम्हारे लिए भी 50 है, क्योंकि तुम आलू से कुछ नहीं कर सकते अकेले। तो अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि अकेले आलू से जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, तुमको कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो क्या बोलोगे बे? 0। 0। लेकिन तुमको ये भी मालूम है कि अगर 1:2:2 के रेशियो में कहीं ना प्याज और कहीं टमाटर। टमाटर प्याज का जुगाड़ हो गया
Yes, sir. 11 किलो आलू है, अगर मेरे को 22 किलो टमाटर और 22 किलो प्याज मिल गया, 1:2:2 का खेल हो गया। खटाखट इस आलू को मिलाऊंगा टमाटर प्याज में और 40:11 पूरा एकदम मजा ले लूंगा। सो अगर अकेले आलू का बात करूंगा तो इससे आने वाला वर्थ जो प्रॉफिट है वो 0 है, लेकिन इन दोनों से जो आने वाला वर्थ है, इन दोनों से जो आने वाला वर्थ है वो बेटा 0 नहीं है। तुम्हारे पास बी और सी खत्म हो गया है। मार्केट में अगर कोई आलू लेके बैठा होगा तो उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं कि यार आलू कौन खरीदेगा, यार 11 किलो खुद ही पड़ा हुआ है अपने पास तो। लेकिन अगर गलती से कोई टमाटर और प्याज लेके आ गया ना तो तुमको तो अपना प्रॉफिट दिखने लगेगा, आंखें चौंधिया जाएंगी कि यार जल्दी से तू टमाटर प्याज खरीद, आलू पड़ा है उसी में मिलाएंगे और बेच के प्रॉफिट निकाल देंगे। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर कोई रॉ मटेरियल मेरे पास एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाता है तो उस अकेले रॉ मटेरियल का यूनिट वर्थ मेरे लिए 0 है, लेकिन जो रॉ मटेरियल मेरे पास एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो रॉ मटेरियल अब मेरे लिए वर्दी बन जाता है। जो चीज मेरे पास नहीं है ना, जो चीज मेरे पास नहीं है और मेरे काम की है, उसकी वैल्यू मेरे लिए बढ़ जाती है, मेरी गरज हो जाती है। वे गरज सुने हो ना, हिंदी में कहते हैं गरज है। यस सर। मेरे को मालूम है कि BC अगर आ गया मेरे पास ना तो कोई अगर मार्केट वैल्यू से 2 रुपए ज्यादा में भी देगा तो मैं खरीद लूंगा, क्योंकि मैं तो उसको आगे बढ़ाऊंगा, बेचूंगा, 5-10 रुपए कमाऊंगा ना बे। तो सुनो 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 सुनो, मैंने पहले ही समझा दिया था कि Y1 Y2 Y3 जो है रॉ मटेरियल ABC के एक एक यूनिट का वर्थ है। क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल ए एक्सेस में पड़ा हुआ है, 25 ही खर्च हुआ, 11 बचा है, तो आपके लिए कायदे से देखा जाए तो रॉ मटेरियल ए के एक यूनिट का वर्थ 0 होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। उससे आने वाला प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखेगा आपके लिए, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा अकेले ए से। प्रॉफिट तो तब होगा जब बी और सी मिलेंगे, जब मिल बैठेंगे यार खूब जमेगा रंग। तो ये जो Y1 Y2 Y3 है यही तुम्हारा डुअल वेरिएबल है, यही तुम्हारा डुअल वेरिएबल है। अगर तुम ये वाला जो तुम्हारा प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दोगे तो तुमको Y1 Y2 Y3 का एग्जैक्ट ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा। लेकिन सिंप्लेक्स तो बोलता है ना कि प्राइमल सॉल्व कर दिया तो डुअल तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? याद रखो, ऑप्टिमल टेबल में, कौन से टेबल में? Optimal. ऑप्टिमल टेबल में जो शैडो वेरिएबल्स हैं, जो स्लैक वेरिएबल्स हैं, असल में यही होते हैं डुअल वेरिएबल्स। Y1 Y2 Y3 यही है। और ये जो Y1 Y2 Y3 की वैल्यू है, जैसे इसकी वैल्यू यहां पे मिली ना, इसकी वैल्यू यहां पे मिली ना, वैसे ही इसकी वैल्यू यहां मिलती है। ये जो मैंने बनाया है ना ZJ वाला रो, तो ZJ वाले रो में शैडो वेरिएबल या स्लैक वेरिएबल के कॉलम में जो वैल्यू है 0 10 10, यही आपके रॉ मटेरियल के एक एक यूनिट का वर्थ है। साफ साफ दिख रहा है कि S1 रॉ मटेरियल YA के एक यूनिट का वर्थ Y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि मेरे पास A पहले से ही बचा हुआ है तो A के पीछे से आने वाला प्रॉफिट मेरे लिए कोई मायना नहीं रखेगा, 0। जो मार्केट वैल्यू है वही, लेकिन B और C के एक एक यूनिट का वर्थ अब मेरे लिए 10-10 रुपया हो चुका है। कोई अगर मार्केट वैल्यू से, मैं कहता हूं कोई अगर मार्केट वैल्यू से 5 रुपए ऊपर भी बेचता है तो मैं खरीदूंगा, क्योंकि मैं तो और 5 रुपए कमा सकता हूं। 10 रुपए का मेरे पे उसको मेरे को मुनाफा दिख रहा होगा, समझना मेरी बात को, 10 रुपए का मुनाफा दिख रहा होगा। देखो इसको चेक कैसे करते हैं। 0 10 10 आया है आंसर, Y1 Y2 Y3 0 10 10 आया है। अगर मैं यहां पे रख दूं 0 10 10 0 10 10 60 × 10 645 × 10 450, टोटल
रॉ मटेरियल का वर्थ कितना हो गया आपके लिए? 1050 1050। तो जो रॉ मटेरियल का मिनिमम वर्थ है, जब पूरा का पूरा माल बेच दोगे तो जो प्रॉफिट कमाओगे मैक्सिमम, वो भी कितना होगा? सर ये 10 समझ नहीं आया, ये क्या था? अरे पगले, अरे पगले, अरे पगले, तेरे को ए के पीछे से कोई प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं सर, वो तो बचा ही है अपने पास। लेकिन बी और सी से आएगा ना। अगर बी सी मिल गया तो सही मात्रा में मिला के प्रॉफिट बना लूंगा। हाँ सर। अगर ए पड़ा हुआ है, आलू है भैया, आलू से कुछ नहीं करना, आलू पला, अरे आलू क्या भैया, तुम समझ नहीं आ रहा। टमाटर प्याज जब तक नहीं मिलेगा अपन लाचार, आलू से कोई प्रॉफिट नहीं। लेकिन जैसे ही टमाटर प्याज मिला, फटाफट फटाफट मिला है, प्रॉफिट निकाल दिए, चाट वाट बना के बेच दिए, जो भी करना है कर दिए। समझना मेरी बात को। सुनो 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 सुनो, 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज से मिनिमम प्रॉफिट कितना बना रहा था? 40। कम से कम 40 रुपया, कम से कम 40। तभी देखा ना मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हूं। यस सर। 40 तो मिनिमम, 40 तो मिनिमम। समझना मेरी बात हाँ को। सर। तो 40 मिनिमम। अब ए में से जीरो आ रहा है, ए में से जीरो आ रहा है, तो अब 2 किलो ये बचा, 2 किलो ये बचा, दोनों में बराबर बंदर बाट हो गया, 20-20 रुपया का माल। मतलब इसके 1 यूनिट से 10 रुपया आ गया, इसके 1 यूनिट से 10 रुपया आ गया। तो Y2 की वैल्यू से 10 रुपए का प्रॉफिट, सी की 1 यूनिट से 10 रुपए का प्रॉफिट, वही मेरे को यहाँ पे बता रहा है रॉ मटेरियल बी और सी के 1-1 यूनिट का वर्थ। नहीं समझ में आया? आ गया। क्लियर है सभी को? यस सर। देखो 10 में से ना, 10 में से लिटरली बता रहा हूं, 10 में से 9.5 टीचर तो ये सब छोड़ देते हैं। 9.5 क्यों कह रहा हूं मालूम है? कोई आधा पढ़ाते। अरे आधा छोड़ दे भाई, 10वां मैं था, मैं भी कभी पढ़ाता हूं कभी नहीं पढ़ाता हूं, मूड के ऊपर, तभी 9.5 कह रहा हूं। तो डुअलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अभी हम लोगों ने पूरा का पूरा डुअलिटी का कॉन्सेप्ट एकदम समझ के एकदम थूक दिया है, बशर्ते आपको समझ में आया हो। मैंने तो अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझा दिया। आई होप कि आई वॉज एबल टू डिलीवर व्हाट आई नो। अगर किसी को समझ में नहीं आया अभी भी तो पूछ लो बेटा, जोर जोर से पूछ लो, अपनी आवाज उठा लो, वरना मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद शायद कोई दोबारा डुअलिटी आपको तो नहीं पढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है? यस। यस सर। चलिए 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 चलिए, 2-3 बातें और समझ लीजिए, उसे अपन कहते हैं थ्योरम ऑफ डुअलिटी। थ्योरम क्या है? बेवकूफी है। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे बात को। ये जो 1050 है, लेट मी चूज सम अनदर कलर, लेट मी चूज सम अनदर कलर। ये जो 1050 है, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ऑप्टिमल टेबल है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन जो ये वाला टेबल है ये ऑप्टिमल नहीं है, फिजिबल है। कैसा है? फिजिबल है। यहां से प्रॉफिट आ रहा था 750 रुपए। इसका मतलब है अगर प्रॉफिट मेरा 750 आ रहा है, जो कि मैक्सिमम नहीं है, जो कि मैक्सिमम नहीं है, तो जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है उसका जो वर्थ है, जो मैंने निकाला है 1050, अभी तो मैं उतना प्रॉफिट भी नहीं कमाया हूं। बोलो यार, ओके सर। अभी तो मैं उतना प्रॉफिट भी नहीं कमाया हूं। रॉ मटेरियल का वर्थ 1050 रुपए है भैया, मैंने तो 750 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अबे 0 10 10 रख के देखे थे, 60 इंटू 10, 45 इंटू 10 करके 1050 रुपए आया था। मैं तो अभी उतना प्रॉफिट भी नहीं कमाया हूं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऑप्टिमल टेबल में
जो ऑप्टिमल टेबल होता है, इसमें जो Z मैक्स होता है, पीला रंग दिख रहा है ना, हाँ Z मैक्स होता है, ये W मिनिमम के बराबर होता है। जितना मैंने सोचा था वर्थ, उतना प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर टेबल ऑप्टिमल नहीं है, अगर टेबल ऑप्टिमल नहीं है, तो जो प्रॉफिट है वो तो W मिनिमम से कम भी हो सकती है और उसके क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। सवाल ये उठता है बराबर कैसे सर, आप कैसे बोल रहे हो? अबे चेक कर लो, S1 0, S2 50/4, S3 0, at this particular moment A और C दोनों का वर्थ 0 है, क्योंकि देखो A भी अवेलेबल है, सॉरी A भी अवेलेबल है, C भी अवेलेबल है, पर B का पूरा खात्मा कर दिया हूं। क्यों? क्योंकि Z से लेकर 15 बना दिया हूं Z, और अगर 15 Z बना दिया तो 4 B 1 Z के पीछे लग रहा है, 15 Z के पीछे 60 का 60 B खा जाऊंगा। B खत्म हो जाएगा, आलू प्याज बचेगा, टमाटर खत्म। नहीं रहेगा। टमाटर खत्म तो टमाटर का ही वर्थ बचेगा मेरे लिए। कोई टमाटर दे देगा तो लपक के ले लूंगा। कितने में ले लूंगा? 50/4 तो मेरा 4। मुनाफा है। उससे थोड़ा बहुत भी कम में कोई देगा तो हिसाब किताब बना के ले लूंगा, ताकि 1 लाख रुपया प्रॉफिट तो मैं भी कमा सकूं। तो 50/4 रख के देख लो, जो आपका मिनिमाइजेशन इक्वेशन है उसमें बीच वाली जगह पे 50/4 रख के देख लो। 60/50/4 ये गया 15, 15 इंटू 50 कितना? 750। 750। तो मतलब नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन हो तो Z मैक्स जो है ये W मिन से कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा तो कभी भी नहीं होगा। नहीं होगा। लिखा दूं क्या इस थ्योरम को? लिखा दूं क्या इस थ्योरम को? हाँ सर। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिएगा डुअलिटी थ्योरम। डुअलिटी थ्योरम। डुअलिटी थ्योरम। पहला पॉइंट, डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। नंबर 1 पॉइंट, डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। Dual of the dual is primal. Point number 2, the value of objective function Z for any feasible solution of the primal, the value of objective function Z for any feasible solution of the primal is always less than or equal to any feasible solution of the dual is always less than or equal to any feasible solution of the dual, any feasible solution of the dual, comma, if primal is maximization, if primal is maximization, if primal is maximization, one minute here.
लिखो तुम लोग तो लिखो, आवाज आ रही होगी। इफ प्राइमल इज मैक्सिमाइजेशन, इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, the value of maximization problem will always be less than the सर इसकी value of पीडीएफ मिल जाएगी क्या? क्या? सर जो आप पढ़ा रहे थे अभी जो स्लाइड, उसकी पीडीएफ वगैरह दे देना सर कुछ। अबे पीडीएफ देख ऐसी वाली है, ये देखिए देख, ये जो दिख रहा है ना, यही पीडीएफ है, ऐसा ही शेयर कर पाऊंगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक 1 मिनट, सेकेंड। अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। सर बस इसी टॉपिक की दे दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने तेरे को दिखा दिया ना, अरे अभी दिखा देता हूँ, सॉरी ना, ये ऐसा ही है, ऐसा ही दे पाऊंगा। नहीं तो हाँ सर। मेरे पास जो कॉपी वाले नोट्स हैं वो पीडीएफ उसका दे दूंगा। हाँ सर, वो है ना? सही रहेगा। सुनो सुनो सुनो। तो क्या लिखा रहा था कि इफ प्राइमल इज मैक्सिमाइजेशन, इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम will always be less than, will always be less than, will always be less than or equal to, or equal to, will always be less than or equal to any feasible solution of minimization, will always be less than or equal to any feasible solution of minimization. इसको ऐसा भी लिख सकते हो, z will always be less than equal to w, अभी हम लोगों ने देखा था, for feasible solution, for feasible solution। तीसरा पॉइंट लिखना, at optimal level, at optimal level z max equal to w minimum, at optimal level z max is equal to w minimum, z max is equal to w minimum। और चौथा पॉइंट लिखिएगा, if primal is unbounded, if primal is unbounded, comma, dual will be infeasible, if primal is unbounded, dual will be infeasible। Similarly, if primal is infeasible, similarly if primal is infeasible, dual will be unbounded, dual will be unbounded। dual will be unbounded। चलिए, सर इनफिजिबल का मतलब क्या है? अबे इनफिजिबल मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं, नो सॉल्यूशन। कराया है, ये तो कराया है बे। तो जो ग्राफिकल वाली क्लास छोड़ा है उसी का पाप है। सुनना, एक काम कर लेना, हेलो, एक काम कर लेना, यस सर। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, हाँ सर। और इस ऐप में जो है ना, मेरा नाम सर्च कर लेना, मनीष मिश्रा। ठीक है सर। और इसमें ना एक कैटेगरी है स्पेशल क्लास की, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। ओके सर।
स्पेशल क्लास कैटेगरी के अंदर में मैं एलपीपी का पूरा सीरीज अभी बना रहा हूं, जिसमें आज रात 8 बजे वाली जो क्लास होगी उसी में मैं ग्राफिकल मेथड डिस्कस करने वाला हूं। आज रात 8 बजे की लाइव क्लास है, तो तेरी इच्छा, तू चाहे तो आज रात 8 बजे लाइव देख लेना 1 घंटे के लिए, नहीं तो ये वाली क्लास जो है 8 बजे वाली क्लास 25 तारीख की, कभी भी इसको तू जाके स्पेशल क्लास की कैटेगरी में फ्री में देख सकता है और जो टॉपिक तेरा छूट गया वो कवर कर सकता है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, चलिए नए पेज पे अगला हेडिंग दीजिएगा। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये समाप्त हो गया, एलपीपी खत्म कर दिया। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ एलपीपी। नाउ वी विल स्टार्ट। सर लाइन बैलेंसिंग पढ़ा दिया आपने? लाइन बैलेंसिंग नहीं पढ़ाया, पढ़ना है क्या? तो पहले फोरकास्टिंग पढ़ा दो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोरकास्टिंग बड़ा टॉपिक है, सोच रहा हूँ अच्छा बताया तुमने, लाइन बैलेंसिंग अभी खत्म कर देता हूँ। आज का आज समाप्त हो जाएगा लाइन बैलेंसिंग, और कल जो है फोरकास्टिंग चालू कर लेंगे। वैसे एलपीपी के बाद ना तुरंत बाद जो है छोटा मोटा कोई टॉपिक करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट पढ़ना चाहिए। ठीक है, चीजें लिंक होती हैं, समझ में आती हैं कि इसके बाद ये क्यों, उसके बाद ये क्यों। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुनो, जल्दी से लाइन बैलेंसिंग पढ़ाता हूँ, जल्दी से नहीं लाइन। सर, आप पढ़ा लो जो पढ़ाना है, वो तो छोटा है तो बाद में ही पढ़ लेंगे। हाँ चलो सर, दो मतलब सही रहेगा। चलो कर लेते हैं ना, लाइन बैलेंसिंग कर लेते हैं फटाक से। तुम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ो बस जल्दी जल्दी। पता है क्या असेंबली लाइन क्या होता है? Do हाँ you सर, know वो what is- कार वगैरह बनती हैं तो वो पार्ट्स अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट्स लग जाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट्स लग जाते हैं। सुनो, सन 1905 में हेनरी फोर्ड नाम के एक व्यक्ति ने, हेनरी फोर्ड कौन थे पता है? हेनरी फोर्ड फोर्ड मोटर्स कंपनी के फाउंडर, इन्होंने ही कंपनी स्थापित की थी, फोर्ड मोटर्स। ये कंपनी क्यों इतनी फेमस है दुनिया में? बिकॉज फोर्ड वाज द फर्स्ट कंपनी एवर टू मेक अ रोड गोइंग कार। कार तो इसके पहले बहुत लोगों ने बनाई थी। द फर्स्ट मैन एवर टू मेक अ कार वाज नेम्ड वाज द नेम ऑफ, क्या नाम था पहले आदमी का? कार्ल बेंज, KARL, कार्ल बेंज was the first person who ever made a car, a motor car. But Henry Ford was the first human ever जिसने कार बनाई, लेकिन बना के बेची ताकि लोग उसको चला सकें। नहीं तो कार बनाने का फायदा क्या? समझिएगा मेरी बात को। तो हेनरी फोर्ड ने जो सबसे पहली कार बना के लोगों को बेची थी उसका नाम था मॉडल टी, फर्स्ट एवर प्रोडक्शन कार। कार बनाने के लिए इन्होंने अमेरिका में कहीं पे एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन कार जो है इतनी पॉपुलर हो गई, इसका इतना डिमांड आ गया, इसकी सेल्स इतनी ज्यादा हो गई कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था वो इस डिमांड को फुलफिल करने में पिछड़ जा रहा था। डिमांड स्काई रॉकेटेड बट द फैसिलिटी वाज स्टिल मीडियोकर। कंपनी ने देखते हुए डिमांड को 1 से 2 फैक्ट्री की, फिर भी काम नहीं बना, डिमांड और तेजी से आता गया, अमेरिका के बाहर बाहर से भी डिमांड आता गया। तो कंपनी को समझ में आया कि यार ठीक है, अभी तो फिलहाल 2 ही फैक्ट्री की औकात है, तो जितना है उसी में से बेस्ट पॉसिबल काम करना पड़ेगा, ऑपरेशंस रिसर्च करना पड़ेगा, जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारे ऑपरेशंस है, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा और उस प्रक्रिया को और रिफाइन करके और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। तो हेनरी फोर्ड was the man who ever, first man ever who introduced the concept of
असेंबली लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग, क्या कहते हैं उसको, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ डिस्कवरी। तो पढ़े लिखे लोग तो बहुत थे, एमबीए, बिजनेस ग्रेजुएट्स, प्रोडक्शन इंजीनियर्स, डेवलपमेंट इंजीनियर्स, वो सब कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। जिसकी जरूरत थी उसी आदमी ने कुछ करके दिखाया। तो हेनरी फोर्ड वाज द फर्स्ट एवर मैन हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। किया क्या इन्होंने, पहले क्या होता था कि अगर कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, सपोज करो कोई एक कार बनानी है, कार में लगने वाले हजारों पार्ट्स हैं। करते क्या थे कि कोई पार्ट यहां से आ रहा है, कोई पार्ट यहां से आ रहा है, कोई इधर से लेके आ रहा है, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। जैसे हम लोग काम करते हैं किचन में, कभी केक बनाने का मन हो गया तो बेटा जल्दी से यार ड्राई फ्रूट्स, जल्दी से आटा, जल्दी से मैदा, चीनी उधर से, सब जगह सब आ रहा है, कचरा फैल रहा है, केक बन कम रहा है, लीपा पोती ज्यादा हो रही है। तो वैसे ही क्या था कि जब कार बनी तो कोई बोल रहा, अबे छोटू जल्दी से बोले दरवाजा, हैंडल लावे हैंडल, चक्का, छोटू भाग भाग के लेके आ रहा है। ये सब में होता था समय खराब, टाइम वेस्ट। हेनरी फोर्ड ने क्या बोला कि उन्होंने एक मूविंग बेल्ट बनाई, एक चौड़ी टेबल जो मूव कर सकती है, चलती है, टेबल चलती है, और टेबल के एक तरफ या दो तरफ एज पर द रिक्वायरमेंट इन्होंने बनाए स्टेशंस, जिसे इन्होंने बोला वर्क स्टेशन। There will be a workstation 1, 2, 3, 4, something like this. सुनते चलना मेरी बात को। इन्होंने क्या बोला कि हर स्टेशन पे एक स्पेसिफिक काम होगा, और इस काम को करने वाला आदमी भी स्पेसिफिक होगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको तैयार किया जाएगा उस काम को करने के लिए, ताकि उससे कम समय में, उससे रफ्तार के साथ, उससे सटीकता के साथ उस काम को कोई और आदमी कर ही ना सके। उन्होंने बोला कि यार स्टेशन नंबर 1 पे, सपोज करो कि सिंपल कर देता हूं, कार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सपोज करो मोटरसाइकिल बनानी है, मोटरसाइकिल भी कॉम्प्लिकेटेड है बट समझना, आपको रिलेट हो पाएगा। मोटरसाइकिल जो बनती है ना, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल में सबसे पहले होता है एक फ्रेम, ढांचा। आपने देखा होगा जहां पे आपकी बाइक का हैंडल होता है, वहां से नीचे से ऐसी एक पाइप जाती है, और उस पाइप से फिर ऐसा दो टाइप का फ्रेम निकलता है। साइकिल का जो फ्रेम होता है ना, मोटरसाइकिल का भी अंदर में वैसा ही फ्रेम होता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा ताम झाम, टंकी पेट्रोल की और इंजन फिंजन सब बैठाया जाता है। उस ढांचे को कहते हैं शैसी, CHASIS, पढ़े होगे बेटा कभी ना कभी, शैसी। कई लोग इसको चेचीज बोलते हैं, खासकर इंडियन मैकेनिक्स को बोलते हैं चेचीज। तो चेचीज होती है, चेचीज। सबसे पहले एक चेचीज लेते हैं, और उस चेचीज के ऊपर ना एक नंबर की गोदाई करते हैं, एनग्रेविंग। आपकी गाड़ी जब आपने खरीदी होगी तो एक पेपर पे ना ऐसा कागज रख के, ऐसा पेंसिल से ऐसा रगड़ के उस नंबर का छाप लेते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भेज देते हैं कि हमने ये नंबर की चेचीज वाली गाड़ी बेच दी है, इसका पंजीकरण कर दीजिए। कभी देखे हो बे? हाँ। नहीं सर। सुनो, ऐसा होता है। इसको क्या देखने होता है सर? इसको देखने के लिए गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, कभी शोरूम चले जाना, कोई ना कोई तो खरीद ही रहा होगा, वहां देख लेना, ठीक है। आज खुद जाके अपने घर में देखना ना, आपकी जो मोटरसाइकिल होगी या कोई नंबर रहता है वहाँ पे। तो उसमें एक नंबर होता है, टंकी के सामने वाले हैंडल के नीचे वाले पोर्शन पे एक नंबर लिखा होता है, सब गोद के मेटल में एकदम ऐसा खरोंच के लिखा गया होता है, वो आपका चेसिस नंबर है। तो ये जितना का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ना, आज के डेट में बहुत हाईटेक हो गया है, पूरा ERP, VRP, JIT में IT सब इसमें घुस चुका है, ठीक है ना। लीन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं इसको, एकदम मतलब
लीन, जैसे बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं, कोई एकदम बहुत लीन बॉडी है, किसी की बॉडी बहुत लीन है, तो लीन बॉडी का मतलब क्या होता है कि उसके मसल्स ना एकदम मतलब टाइट लीन मसल्स हैं, उसके अंदर चर्बी है ही नहीं, हम कटा हुआ चिजल्ड, कहीं पे किसी प्रकार का कोई वेस्ट, कोई गंदगी, कोई इनएफिशिएंसी नाम की चीज ही नहीं है, लीन बॉडी एकदम। वैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब एकदम हल्का, एकदम लचीला मैन्युफैक्चरिंग मेथड है। उसमें जितने प्रकार का भी गंदगी और बोझ और जितने प्रकार का इनएफिशिएंसी, चर्बी वर्बी था, पूरा गला गला के फेंक दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एकदम लीन बना दिया गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो करते क्या है, करते क्या है कि बोले कि वर्क स्टेशन 1 पे अगल बगल में रैक रखे होंगे, रैक्स रखे होंगे, उन रैक में सिर्फ और सिर्फ चीज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क स्टेशन 1 पे सिर्फ एक काम होगा कि बंदा जो है रैक से चेचीज उठाएगा, उसको इंस्पेक्शन करेगा कि कहीं पे कटा फटा तो नहीं है, पेंटिंग वेंटिंग उसका प्रॉपर है कि नहीं है, और उसमें क्या करेगा कि नंबर गोदेगा और उस नंबर को अपने कंप्यूटर में फीड करेगा, ताकि पूरे के पूरे ईआरपी नेटवर्क पे पता चल जाए कि ये वाला नंबर का चेसिस जो है वो इस नंबर की गाड़ी में लगने जा रहा है। हर जगह अपडेशन हो जाएगा। ये जो रैक है यहां से पता चल जाएगा कि अगर इस आदमी ने एक चीज यूज कर लिया तो रैक में एक कम हो गया। जैसे ही इस रैक में 2-3 चीज कम हो जाएगी, तुरंत जो रैक सप्लाई करने वाली बॉडी शॉप होगी, जो जहां से रैक आता होगा, वो समझ जाएगा सिस्टम को देखते हुए कि बेटा यहाँ पे तो कम हो गया है 3 ठो, फटाक से लाके यहाँ पे 3 रख देगा। सबको सबका काम सिस्टम में कंप्यूटर के थ्रू पता चलता चला जाएगा। The entire working system is connected with the help of the ERP network. Enterprise resource planning. सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ज्यादा खास नहीं है, ऐसी बस। क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा होता है कि इया होता है? क ख ग का खा गा गाड़ा क क ग घ, क ड़ा क ख ग घ इया की अंगा? ड़ा होता है, ड़ा सर। अबे ड़ा कहाँ, ट ठ ड ढ ड़ा होता है। बक साले। यहाँ होता है सर शायद। क क ग घ अंगा, हाँ क क ग घ अंगा, त त द ध न, नहीं, क क ग घ अंगा, च च ज झ इया, क क ग घ अंगा, च छ ज झ इया। भूल गया सर। अरे सर अब हिंदी नहीं पढ़ेंगे फिर तो। लड़ाई होता है सर, का खा गा गड़ा। नहीं इसमें नहीं होता। अरे अबे मेरे को पता है, याद है मेरे को। ख तो चा ग छ ज झड़ा वो होता है, वो इंगा, वो क्या बोल रहे हो आप वो? चलो छोड़ो उसको, रहने दो अभी। सुनो, तो मैं क्या कह रहा था यार, एक चीज बताओ, ये टाइमिंग जो है सुबह से शाम क्यों की है पता है? मिड टाइम नहीं है पता सर। सर। केमिकल वालों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जा रहा है। हम लोग को भी हाँ, तो केमिकल वालों के साथ तुमको कर दिया गया है मर्ज, वो पढ़ पहले रहे ही से थे सर, हैं। पहले से ही था, पहले से ही क्या था? साथ ही में पढ़ रहे थे मॉर्निंग हम चल लोग। रहा है सर वो तो। जो भी है, तो हाँ केमिकल वालों की शाम की क्लास हो नहीं सकती, उनका शाम को वो है, तुम्हारा जो क्या चल रहा है, अच्छा हाँ। तो इस वजह से ये वाली क्लास शाम को फेंक दी गई है। और टाइमिंग भी रखे हैं 4 से 5:30, 6 तक नहीं की है। ठीक है, क्यों? अब वो मुझे नहीं पता क्यों, मेरे को दूसरी क्लास दिया गया है 6 बजे से। चलिए नहीं देखिए, सर, तो अपन अच्छे से इंडस्ट्रियल कितने दिन लगेंगे खत्म होने में अभी? 5 तारीख तक जाएगा लगता है यार। क्योंकि बोल रहे हैं ये लोग कि 5 दिसंबर तक तुम्हारे 8 से 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे। 5 मतलब 8 से 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे। जो भी ऐसा बोल रहा है ना, मेरा नाम 8 से लेके 9। मत, जो भी क्योंकि ऐसा बोल बोल रहे रहा है थर्मल हो जाएगा पूरा, बोल रहे थर्मल तो हो ही जाएगा कम से कम पूरा, तो थर्मल के भी अभी सर 3 से 4 सब्जेक्ट बचे हैं। थर्मल के बाद 3 से 4 बचे हैं। नहीं सर, थर्मल के ही बचे हैं, अभी तो शुरू ही हुआ है। तो उसमें फ्लूइड एचएमटी हुआ है और अभी थर्मो थर्मल चल रहा है बस। डेली डेली कितना 5 घंटा, होंगे सर ज्यादा। डेली थर्मल कितना घंटा लग रहा है?
सर दो। 2 घंटा, अभी 1.5 हो आज गया है 1.5 सर घंटा सुबह। लगा था सर, 1.5। बोल रहा है 5 तारीख तक खत्म हो जाएगा। हाँ बोले 5 तारीख तक RAC पावर प्लांट आईसी इंजन भी हो जाए। जो ऐसा बोल रहा है उसको क्या बोलना मैं बताता हूँ। उसको बोलना उसको इज्जत से पढ़ाओ तो पढ़ाओ, लेकिन धोखा देके मत पढ़ाओ, समझे। ओके सर। 100 घंटा लगता है थर्मोडायनेमिक्स को खत्म करने में, 100 से 120 घंटा लगता है। अगर पूरा का पूरा आईसी इंजन, आरएसी, साइक्रोमेट्री, पावर प्लांट सब खत्म करना है तो 120 घंटा चाहिए। 2 घंटा डेली मतलब 60 दिन, 2 महीना चाहिए। 2 महीने का कंटेंट जो है 15 दिन में तो नहीं हो सकता ना, कितना भी कुछ करेंगे। 5 उनका सर कहना है मतलब 15 जनवरी तक पूरा सिलेबस हो जाएगा तुम्हारा। ये चीज का मैं नहीं कह सकता भाई, 15 जनवरी तक हो सकता है सिलेबस हो जाए, तुम लोगों को आगे चल के 5-5 घंटा दिन में क्लास लगे। क्या क्या बचा, क्या क्या अभी कहा था 3 तो सब्जेक्ट अभी हुए हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग तो पूरा बचा है सर अभी। प्रोडक्शन अरे नहीं अभी लगता है सर 1 महीना तो। मेरे को ही बोला गया है कि इंडस्ट्रियल खत्म करना है, मैन्युफैक्चरिंग चालू करना है। अच्छा आप ही पर आओगे प्रोडक्शन तो एक महीना तो उसी में लगता है सर। आराम से। प्रोडक्शन तो बहुत बड़ा है। 10 जनवरी तक का बोल रहे थे सर कि 10 जनवरी तक खत्म हो जाएगा सब। 5 जनवरी तक तो मैं प्रोडक्शन कराऊंगा, 5 दिसंबर को चालू करूंगा तो 1 महीना प्रोडक्शन में लगेगा। यस सर। चलो सर मतलब नहीं प्रोडक्शन में होगा। मटेरियल साइंस भी आगे पढ़ाएंगे फिर। हाँ पूरा मैन्युफैक्चरिंग, पूरा मटेरियल साइंस, ईच एंड एवरीथिंग सब में। सर आपके पास इसके प्रीवियस ईयर नहीं मिलेंगे क्या, इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर गेट के कौन से सब्जेक्ट के? इंडस्ट्रियल और सीबीएसई के प्रोडक्ट। चाहिए सर। अरे इंडस्ट्रियल के प्रीवियस ईयर तो भाई जो मैंने प्रैक्टिस शीट दिया है ना हाँ उसको कर लो, बाकी उसके अलावा तुमको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रीवियस ईयर भी दे दूंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे पास। कन्वेंशनल का दे देना ही ऐसी का। प्रोडक्शन का भी है, इंडस्ट्रियल का भी है, ठीक है। चलो अभी तो सुनो, काम की बात सुनो। हाँ तो अब क्या है कि उन्होंने क्या बोला कि शैसी वाले वर्क स्टेशन के आसपास सिर्फ शैसी रखेंगे। उसके बाद मान लो कि शैसी के बाद गाड़ी पे लगाना होगा इंजन, तो अगले वर्क स्टेशन के आसपास में सिर्फ इंजन होगा। और यहाँ पे इंजन स्पेशलिस्ट जो है, जिसको इंजन बैठाने का काम मोटरसाइकिल में अच्छे से आता हो, ट्रेंड व्यक्ति ही ये काम करेगा। सिमिलरली इसके बाद गाड़ी में इंजन विंजन लग गया तो यहाँ लगा देंगे गियर बॉक्स, फिर आगे चल के लगा देंगे गाड़ी में बॉडी पार्ट्स, पेट्रोल टैंक, फाइबर पार्ट्स, सीट वीट सब लगा देंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि सबसे पहले काम चालू होता है स्टेशन 1 पे। स्टेशन 1 पे आदमी एक शैसी उठाता है शेल्फ से और यहाँ पे रख देता है, और ये स्टेशन से स्टेशन पे क्या होता है, ये बेल्ट खिसकते रहती है। तो जब तक ये आदमी काम करता रहता है, ये बेल्ट मूव करते रहती है, करते रहती है। और इसकी स्पीड इस तरीके से एडजस्ट की जाती है कि भैया अगर ये स्टेशन 1 वाले आदमी का काम, टोटल जो काम है उसको करने में इसको सिर्फ 1 मिनट लगना चाहिए, तो 1 मिनट में ये शैसी यहां से यहां पहुंच जाएगी। मतलब जितने समय का काम है उतने समय में करेगा तो ठीक है, वरना गड़बड़ा जाएगा, पूरा का पूरा असेंबली लाइन जो है वो रोकना पड़ जाएगा, बहुत नुकसान होगा, तुमको गाली पड़ेगी दबा के। क्योंकि तुमको किया गया था ट्रेन, 6 महीना तुमको सिर्फ सिखाया गया है काम कैसे करना है। अभी भी नहीं आता है तो बेटा निकलो, बहुत बेरोजगार हैं, समझे। फिर गाड़ी आगे जाएगी तो इस आदमी का काम चालू हो जाएगा, इंजन लगाने वाले का काम चालू हो जाएगा। इसका काम अगर 2 मिनट का है तो गाड़ी का सिस्टम का डिजाइन ऐसा है कि बेल्ट जो है 2 मिनट में यहां से यहां पहुंच जाएगा, समझना। तो इस तरीके से काम चलता है असेंबली लाइन। दिस इज द मोस्ट लीन वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मोस्ट एफिशिएंट। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई समय खराब नहीं। किसी वर्क स्टेशन पे कितना समय एलोकेट करना है किसी आदमी को, इसके पीछे का भी पूरा का पूरा ऑपरेशन रिसर्च है, उसे अपन कहते हैं वर्क स्टडी।
ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वर्क स्टडी। इसमें एक टॉपिक है मेथड स्टडी, एक है टाइम स्टडी, जहां पे मेथड डेवलप की जाती है काम को करने की। कहीं पे किसी ने देख लिया कि इंजन फिट करना है, एक आदमी कर रहा है 5 मिनट में, और कहीं से एक आदमी एकदम से ऐसा प्रकट होके आया, चमत्कारी आदमी, वो इंजन को फिट कर दे रहा है 2 मिनट में, कान वान से पाना वाना पकड़ के कस दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो भी, तुरंत उसके काम को पकड़ेंगे कैसे करता है ये जादूगरी ये कैसे होती है, उस मेथड का साइंटिफिक एनालिसिस कर लेंगे। और जितने भी उसके पास वर्कमैन होंगे, ह्यूमंस, रिसोर्स, लेबर्स, सबको वो वाला मेथड सिखाएंगे, सीखो जादू कैसे होता है, और उस काम को कम से कम समय में कर देंगे। बट हम लोग पढ़ रहे हैं असेंबली लाइन, तो मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं ये बता रहा था, अबे यार ये पता नहीं सॉफ्टवेयर ग्लिच है कि क्या है, अचानक से कोई कलर पैदा हो जाता है, चलो गायब हो गया। तो सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। अब मान लो कि असेंबली लाइन में कहीं पे ऐसा वर्क स्टेशन बने हुए हैं, ये है वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, वर्क स्टेशन 3। वर्क स्टेशन 1 पे जॉब को करने में 2 मिनट लगता है, वर्क स्टेशन 2 पे 4 मिनट लगता है, वर्क स्टेशन 3 पे 3 मिनट लगता है। अगर कोई जॉब वर्क स्टेशन 1 पे एंटर करेगा और समय अगर गिनना चालू करूं, स्टॉप वॉच ऑन कर दूं, तो 0 पे एंटर करेगा, निकलेगा कब? 2 पे। 2 पर। अब याद रखो असेंबली लाइन का हिस्सा है, जॉब को सारे के सारे वर्क स्टेशन से गुजरना है, जब तक वो तीसरे वर्क स्टेशन से नहीं गुजर जाता तब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। तो 2 मिनट के बाद जब एंटर किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंट्री टाइम 2 मिनट्स। 4 मिनट का काम है, एग्जिट टाइम लिख देता हूँ 6 मिनट। 6 मिनट। फिर 6वें मिनट पे तीसरे स्टेशन पे गया। याद रखना अलग अलग स्टेशन दूर दूर नहीं है, सब तो असेंबली लाइन पे ही है। 2 से निकला 3 में घुस चुका है। हाँ सर। 6 पे घुसा, 3 मिनट लिया, निकल गया 9 पे। 9। यानी कि पहला जॉब आपको 9वें मिनट पे बाहर मिल जाएगा। 9 मिनट के बाद यू विल रिसीव द फर्स्ट जॉब। अगला जॉब कितने मिनट के बाद निकलेगा? पहला 3 जॉब मिनट 9 बाद। मिनट के बाद निकला, पहला जॉब 9 मिनट के बाद निकला, अगला जॉब इस सिस्टम से कितने मिनट पे बाहर निकलेगा? 3 मिनट बाद। गलत जवाब। देखो सुनो, 13 मिनट बाद सर। सुनो भाई सुनो, हैं? मतलब पूरा 13वें बाहर मिनट। की बता रहा हूँ। हाँ शाबाश, वेरी नाइस। देखो अगला वाला जॉब जो है एंटर करेगा दूसरे मिनट पे, क्योंकि 2 मिनट तो ये वाला सिस्टम बिजी था ना। दूसरे मिनट पे जैसे ही ये काम खत्म हुआ, अगला वाला शैसी उठा के रख दूंगा, फिर चौथे मिनट पे ये निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, ये तो दूसरे वेट मिनट पे करना फ्री हो पड़ेगा। चुका है, दूसरे मिनट पे फ्री, अरे सॉरी सुनो मेरी बात, यहाँ पे दूसरे मिनट पे घुसा है, निकला कब? 6वें मिनट पे। तो यहाँ पे चौथे मिनट पे काम तैयार तो था कि ले लो ले लो ले लो ले लो, लेकिन जो खाली नहीं है। है सिस्टम खाली नहीं है ना, यस तो सर। पिछला वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्री कब होगी? 4 पे कि 6 पे? 6 पे सर। 6 पे। निकलेगा कब? 10 पर। 10 पे। एंटर कब करेगा? 10 पर। देखो ये खाली हो गया था 9 पे, लेकिन सिस्टम में इनएफिशिएंसी है करके ये एंटर किया 10 पे, बाहर निकला 13। हाँ एंटर सर। किया 4 पे, एग्जिट किया 6 पे, एंटर किया 10 पे, एग्जिट किया 14 पे, तो एंटर इसमें भी टाइम कम कर सकते हैं ना 17। हेलो क्या बोला? सर? टाइम वो जो 9 पे खत्म हो रहा है या 10 में जा रहा है, तो एक मिनट का टाइम बच रहा है ना, उससे 9 पे खत्म कराओ। बच क्या रहा है बे, बच क्या रहा है? कंप्लीट ही नहीं हो पाता था वो तो।
ये वाला जॉब कंप्लीट हो गया है बट ये कंप्लीट नहीं कर पाया। हाँ सर। मतलब ये जो वर्क स्टेशन पे आदमी था जिसको 1 मिनट का ब्रेक मिल गया बे, हाँ सर। समझना मेरी बात को। तो सुनो मेरी बात, हो क्या रहा है। सबसे पहली चीज देखो, आपको पहला वाला रन छोड़ दो, पहले वाले रन को भूल जाओ, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट द फर्स्ट रन, इट इज अबाउट अ लार्ज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लाखों माल बन रहा है, लाखों यूनिट बन रहा है। पहला वाला गोली मारो, ठीक है ना। बीच में से कहीं बात करते हैं तो अपने को समझ में ये आ रहा है कि हर 4 मिनट के गैप के बाद, हर 4 मिनट के गैप के बाद यस सर। आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है। हर 4 मिनट के गैप के बाद तुमको एक प्रोडक्ट मिल रहा है। दिस 4 मिनट्स इज कॉल्ड एज द साइकिल टाइम। वो समय जिसपे एक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। एक साइकिल मतलब यहां से लेके यहां तक का काम खत्म, एक मोटरसाइकिल बन जा रही है। साइकिल टाइम इज ऑलवेज द हाईएस्ट टाइम ऑफ ऑल द वर्क स्टेशन। 50 वर्क स्टेशन होंगे ना, 50,000 वर्क स्टेशन होंगे ना, लेकिन उन सारे वर्क स्टेशन में जिस स्टेशन का टाइम सबसे मैक्सिमम होगा वही टाइम हमेशा आपके किस टाइम के बराबर आएगा? साइकिल टाइम के। साइकिल टाइम। चेक करके देख लेना, 4 की जगह ना 15 रख देना, देखना 15 मिनट तुम्हारा साइकिल टाइम आ जाएगा। समझ गए ना। सुनो, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो। असेंबली लाइन भी लगा दी, व्यवस्था भी बना दी, बट उसके बावजूद जो जॉब 4 मिनट पे रेडी हो गया था वो एंटर किया 6 मिनट पे। 2 मिनट जॉब को रोके रखना पड़ा। हाँ सर, वही तो 2 बोल रहा था। मिनट का इनएफिशिएंसी। हम्म। जो जॉब 6 मिनट पे रेडी था वो 10वें मिनट पे अंदर गया। 4 मिनट का 4 मिनट। जो मशीन 9 मिनट पे खाली हो गई थी उसको काम 10वें मिनट पे मिला। 1 मिनट का इनएफिशिएंसी। तुमको मालूम है हीरो मोटर कॉर्प जो कि स्प्लेंडर, पैशन ये सब गाड़ियां बनाता है, एक मोटरसाइकिल कितने मिनट में बनाता है? 1 मिनट में। देखो, गूगल करते हैं। 1 या 2 मिनट में बनाता है सर। टाइम टेकन बाय हीरो टू मेक वन मोटरसाइकिल। आज सब चीज के लिए गूगल है। हीरो मोटरसाइकिल सुनो बे, सुनो। हीरो मोटरसाइकिल एक साल में 75 लाख मोटरसाइकिल बनाता है। एक साल में 75 लाख मोटरसाइकिल बनाता है, ठीक है। तो अगर एक साल में 75 लाख, तो एक महीने में 6,25,000 मोटरसाइकिल, एक दिन में 20,833 मोटरसाइकिल। सर 19 सेकंड बता रहा है ये तो। कहाँ, कौन, गूगल बता रहा है? हाँ सर, 19 सेकंड में एक बाइक। हाँ सही है, ये मेरा भी लगभग उतना आने वाला था। डिवाइडेड बाई 60, एक मिनट में 14 मोटरसाइकिल बन रही है भाई। एक मिनट में 14 नहीं, 4 मोटरसाइकिल बन रही है। एक मिनट में 4 मोटरसाइकिल बन रही है। मतलब जो 19 सेकंड वाला टाइम लिखा है वो एकदम सही टाइम है। हीरो मोटर कॉर्प कंपनी 19 सेकंड में एक मोटरसाइकिल बना देती है। तो अगर हीरो मोटर कॉर्प कंपनी में इस टाइप का इनएफिशिएंसी होगा मिनटों का, तो भाई सोचो कितना प्रोडक्शन लॉस, कितना ज्यादा प्रॉफिट का नुकसान, कितना ज्यादा इनएफिशिएंसी है। इस टाइप की दिक्कत को, असेंबली लाइन में इस टाइप की प्रॉब्लम को
जहां पर समय की बर्बादी हो रही है, हम लोग नहीं सर, कहते 19 हैं। सेकंड में 19 सेकंड में कैसे बना लेंगे, ये कैसे हो सकता है? अबे तुमको क्या करना बे, मैं क्या जानूं, फैक्ट्री जाके देखना पड़ेगा ना, उनकी प्रोसेस कितनी फास्ट हो रही है, क्या हो रही है, समझ रहे हो ना। मैं बताता हूँ अच्छा कैसे बना सकते हैं, तुमको सब चीज समझ में आएगा, अभी सुनो। तो इस टाइप का जो समय का झोल है उसे कहते हैं अनबैलेंस। कायदे से देखा जाए तो हीरो मोटर कॉर्प 19 सेकंड में वाकई में एक मोटरसाइकिल नहीं बना रहे हैं। हीरो मोटर कॉर्प 19 सेकंड में ऑन एन एवरेज एक मोटरसाइकिल बना रहा है। समझिएगा, होता क्या है कि हीरो मोटर कॉर्प का ना पूरे इंडिया भर में 10 प्लांट होगा जगह जगह पे। अच्छा अब हाँ। किसी एक मिनट के समय पे अगर उन 10 प्लांट में से 10 मोटरसाइकिल निकल गया, तो मतलब क्या कि एवरेज 19 सेकंड में ऐसा बोल देगा कि एक निकला है। दैट इज द बेसिक मीनिंग, ठीक है ना। तो एक मिनट में हो सकता है वो 19 सेकंड में वो एक बनाने का मतलब है कि 2 मिनट में शायद, या 15 मिनट में एक बना रहा, 19 मिनट में एक बना रहा होगा। लेकिन उसी 19 मिनट में अगर 100 अलग अलग जगह से 100 मोटरसाइकिल बन के निकल गई, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि 19 सेकंड में एक बन गया। जस्ट समझ में आ रही है मेरी बात ना। हाँ सर। मैं कह रहा हूं कि अगर सिस्टम में इस टाइप का कमी है, सिस्टम में इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस या इनएफिशिएंसी। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम इनएफिशिएंसी। और सिस्टम की इस इनएफिशिएंसी को दूर करने का एक तरीका है, उसी तरीके को अपन कहते हैं लाइन बैलेंसिंग। तो क्या होता है लाइन बैलेंसिंग? सिस्टम में जो इनएफिशिएंसी है, चाहे वो मशीन से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन से रिलेटेड हो, उस कमी को दूर करना, मैन मटेरियल मशीन को परफेक्ट करना, यही है लाइन बैलेंसिंग। तो मेरा आपसे सवाल है, सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो पहले कुछ जानकारी भी दूंगा। साइकिल टाइम वो समय था जिस समय में आपको एक मोटरसाइकिल मिल गई। साइकिल टाइम वो टाइम होता है जो आउट ऑफ ऑल द वर्क स्टेशन सबसे हाईएस्ट टाइम होता है। अगर मैं इन सारे वर्क स्टेशन के टाइम को जोड़ के एवरेज कर दूं 2 + 4 + 3/3, तो ये मेरे को मिल रहा है 3 मिनट। तो ऑन एन एवरेज एक वर्क स्टेशन पे 3 मिनट लग रहा है। मेरे को हर 3 मिनट में एक मोटरसाइकिल मिल जानी चाहिए थी, मिल रही है 4 मिनट में। 3/4 का रेशियो 0.75। 3/4 का रेशियो मतलब क्या? एवरेज टाइम बाय साइकिल टाइम। दिस 0.7 इज कॉल्ड एज लाइन एफिशिएंसी। कहने का मतलब है ये जो असेंबली लाइन है ये सिर्फ 75% एफिशिएंट है। 3 मिनट का काम यहाँ पे 4 मिनट में होता है। कुल मिला के मेरे भाइयों 75% एफिशिएंसी का मतलब है 25% इनएफिशिएंसी। मेरे द्वारा खर्च किया गया हर 100 रुपए पे सिर्फ 75 रुपया ही मेरे काम का है, 25 रुपया तो बर्बाद हो रहा है। इस 25% वाली इनएफिशिएंसी को दूर करना है। इस 25% वाली एफिशिएंसी को दूर करना है। आपके पास 3 वर्क स्टेशन है, W1 W3। पहले पे लगता है 2 मिनट, दूसरे पे लगता है 4 4 मिनट, मिनट और तीसरे पे लगता है 3 मिनट। 3 मिनट। आपको मालूम है कि टी एवरेज बाई टी आपका 3/4.75 है। आपको इस 3/4 को 1 बनाना है, 100% एफिशिएंसी जनरेट करनी है। क्या करोगे कि ये 100% एफिशिएंसी हो जाए? साइकिल टाइम को भी रिड्यूस कर देंगे सर। अबे क्या करोगे बोला? अच्छा अच्छा, क्या करेंगे? अच्छा सुनो, क्लास कर रहा हूं स्टॉप। इस सवाल को सोचिएगा। कल मिलेंगे शाम को 4 बजे, ठीक है? चाय पे करेंगे चर्चा। हो गए हैं 5:30। आई हैव टू स्टॉप द क्लास बिकॉज आई हैव अनदर क्लास टू टेक। So I will see you all at tomorrow 4 p.m. Up until then,
अप अंटिल देन इस सवाल का जवाब सोच के रखिएगा, दिमाग चलाइएगा। हिंट ये है कि आपको एवरेज टाइम और साइकिल टाइम को सेम कर देना है। अगर एवरेज टाइम और साइकिल टाइम सेम हो गया तो ये हो जाएगा 1, काम बन जाएगा। एवरेज टाइम साइकिल टाइम को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज पे फोकस करिए। चलिए बाय, टाटा, सी यू। बाय नहीं बोलोगे क्या बे? बाय सर, बाय। थैंक यू सर। बाय सर, बाय।